Welcome again, my dear students. So in this video we will discuss about again concentration of solution or strength of solution. So at first as we discussed in previous video, when solute dissolve in a solvent, then solutions are formed. So solute को जब आप सॉल्वेंट में मिलाते हो तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, और ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर नॉट वेल डिफाइंड. एक्चुअली इट्स डिपेंड अपॉन देयर अमाउंट. इफ वी टेक अ स्मॉल अमाउंट then such substances are termed as solute, and if we take a substance in larger amount then such substances are termed as solvent. It means these are not well defined. ये डिफाइन होता है सिर्फ इनके अमाउंट के अकॉर्डिंग टू. अगर हमने वाटर में अगर शुगर को अगर ऐड किया है तो वाटर यहाँ पे हमने लार्ज अमाउंट में लिया है और उसके अंदर हमने शुगर को डिसॉल्व किया है, तो जो हमारा शुगर होगा वो हमारा सॉल्यूट होगा, और जो वाटर हमने यूज़ किया है जो कि एक मीडियम के फॉर्मेट में है वो हमारा सॉल्वेंट होगा. अब रही बात कि इनको मिलाने के बाद क्या होता है कि मिलाने के बाद क्या ये मिलने के बाद एक सिंगल फेज को एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर एक से ज़्यादा फेज को एग्जिस्ट करते हैं. तो अगर मिलाने के बाद अगर ये सिंगल फेज को अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर वो सिंगल फेज वाले हैं, तो वैसे केस में होमोजीनस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है जिसको कि हम ट्रू सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं. इट मीन्स कि यही हमारे लिए बेसिकली ट्रू सॉल्यूशंस हैं या सॉल्यूशंस हैं जिसमें कि सिंगल फेज कंसिस्टिंग्स होंगे ये. लेकिन अगर मिलाने के बाद ये दो या दो से ज़्यादा फेज में अगर हों तो वैसे केस में ये सॉल्यूशंस नहीं बनाते हैं. इनको हम बोलते हैं आइदर कोलाइडल्स और सस्पेंशंस, क्योंकि कोलाइडल्स एंड सस्पेंशंस में दो या दो से ज़्यादा फेज अवेलेबल होते हैं. तो जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा फेज अवेलेबल होंगे तो उनको हम कोलाइडल्स या फिर सस्पेंशन बोलते हैं, और अगर ये सारे के सारे अगर सिंगल फेज वाले होंगे तो इनको हम लोग ट्रू सॉल्यूशंस बोलते हैं. सॉल्युबिलिटी इट मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज सॉल्युबिलिटी. यानी आप कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके यूनिट क्वांटिटी का आप सॉल्यूशन अगर तैयार कर सकते हैं तो उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को आप यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. वैसे ही कंसंट्रेशन को जब आप एक्सप्लेन करते हो तो कंसंट्रेशन इज डिफाइंड, कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन. सो एक यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, तो इसी वैल्यू को आप कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के नाम से हम जानते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स. In class 9 basically we have to studied here mass percentage and volume percentage. मैंने यहाँ पर एक और ले रखा है which is known as mole fraction. अदर यूनिट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है जिनको कि हम मोलालिटी बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हो, पार्ट्स पर मिलियन, ppm जिसको हम लोग बोलते हैं. सो all of these are different units to measure concentration of a solution. यानी इन सारे यूनिट्स का इस्तेमाल concentration of solution को मेजर करने के लिए किया जाता है. सो concentration it means amount of solute present in a solution. यानी एक सॉल्यूशन में यानी यूनिट मास या यूनिट वॉल्यूम, इट मीन्स कि इन यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, सो दैट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज नॉन एज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. यानी एक यूनिट क्वांटिटी अगर मास और वॉल्यूम में जितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे उन्हीं को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज expressed in different units. So here we will discuss mass percentage of solution. Mass percentage it means mass of solute but a mass of solution into 100. Mass of solute but a mass of solution into 100. बट यहाँ पर ये ध्यान देना है कि mass of solute is must be in gram and the mass of solution is also in gram multiplied by 100. सो इससे आप मास परसेंटेज आप किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन हम पता कर सकते हैं मास परसेंटेज के फॉर्म में. वहीं पे अगर हम वॉल्यूम परसेंटेज की अगर हम बात करें, सो वॉल्यूम परसेंटेज इज आल्सो वन यूनिट टू मेजर कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन और स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन. सो हियर वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. यानी आपने जो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में आपने मिलाया और एक सॉल्यूशन आपने तैयार किया हुआ है,
तो यहाँ पे जितने वॉल्यूम का सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया, उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट में जितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका फॉर्म्ड हो रहा है, उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करना है और इनटू 100 अगर कर दें तो वैसे केस में वॉल्यूम परसेंटेज हमारा कैलकुलेट हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे सपोज वी डिसॉल्व 10 ग्राम सॉल्ट in 100 gram water. If we dissolve 10 gram salt in 100 gram water, then what is their value of mass percentage, or what is the mass percentage of that particular solution? So mass percentage is equal to mass of solute but a mass of solution. So mass of solute is here 10 gram because 10 gram dissolve in 100 gram water and 100 gram water and 10 gram salt, बोथ दोनों को आप मिलाते हो तो बनता है कितना 110 ग्राम सॉल्यूशन हमारा फॉर्म्ड हो रहा है। इट मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 110 इनटू 100। सो दिस इज द मास परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इन विच 10 ग्राम सॉल्ट dissolve in 100 gram water, then their mass percentage value becomes 100 by 11%. 100 by 11%. So this is the mass percentage value of that particular solution in which 10 gram salt dissolved in 100 gram water. Similarly, if amount of solute and solution both are given in volume phase, it means in ml or in liter or in centimeter cube or in decimeter cube, so anything कुछ भी ऐसा अगर वॉल्यूम के यूनिट के फॉर्म में अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को अगर रिप्रेजेंट किया गया है तो वैसे केस में आप वॉल्यूम परसेंटेज उस सॉल्यूशन का फाइंड आउट कर सकते हो, एंड वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अगेन सेम फार्मूला अप्लाई होता है, जितना ml आपने सॉल्यूट का इस्तेमाल किया है बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जितना वॉल्यूम का सॉल्यूशन आपका फॉर्म्ड हुआ इनटू 100 करेंगे तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का वॉल्यूम परसेंटेज हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। वॉल्यूम परसेंटेज बेसिकली उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बताता है, उसके स्ट्रेंथ को बताता है ये। वहीं पे आप अगर थर्ड मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, सो मोल फ्रैक्शन इज ऑल्सो वन यूनिट टू मेजर कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, or we can say that with the help of mole fraction we also find out the concentration of a solution। बट यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आप एक सॉल्यूट लेंगे और एक सॉल्वेंट लेंगे और दोनों को मिलाकर के आपने सॉल्यूशन तैयार किया है, तो जो सॉल्यूट जो हमारा है उसका कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे। नंबर ऑफ मोल ऑलरेडी हम लोगों ने सपोज मिक्स्ड A and B here and form one solution, and if A is here solute, A is here solute and B is your solvent and the solution is formed here. Suppose number of mole of A is Na and number of mole of B is Nb. It means कि our solute is number of mole in is Na for solute and for solvent number of mole is Nb। देन जो सॉल्यूशन फॉर्म्ड होगा तो सॉल्यूशन जो तैयार हो रहा है वो इसी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इस दोनों के मिलने से सॉल्यूशन बन रहा है, और हमारे सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल हमने लिया है वो Na है और सॉल्वेंट का जो नंबर ऑफ मोल है वो Nb है। वैसे केस में जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा इसका जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो वो होंगे Na प्लस Nb, क्योंकि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ये दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल है और इस दोनों के बीच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। अगर इनके बीच अगर कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होता तो वैसे केस में नंबर ऑफ मोल्स यहाँ चेंज हो जाते क्योंकि कंपाउंड बदल जाता। लेकिन मैंने पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि जब भी एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है तो उनके बीच कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होते हैं। इट मींस जो भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है या फेज एंड मीडियम है तो इनके बीच कोई केमिकल इंटरैक्शन नहीं होता है, पार्टिकल्स के बीच कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होते हैं। तो जब केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे तो वैसे केस में ए भी अपने प्रीवियस फॉर्म में होगा, बी भी हमारा अपने प्रीवियस फॉर्म में होगा और ये दोनों मिलकर एक न्यू सॉल्यूशन का जब फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पर भी ये दोनों ही अवेलेबल होंगे, मिक्स्ड हो जाएंगे यानी उस केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इट मींस कि नंबर ऑफ मोल चेंज
नहीं होंगे। यानी हमारा अगर सॉल्यूट अगर Na है और सॉल्वेंट अगर हमारा Nb है तो हमारे सॉल्यूशन के जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो Na प्लस Nb होंगे। वैसे केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज रिप्रेजेंटेड बाय हियर XA। XA इट मींस हम यहाँ पे A का मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने कहा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज रिप्रेजेंटेड बाय XA। सो XA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ A, इट मींस Na, बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, इट मींस बटा Na प्लस Nb। इट मींस कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू Na बटा Na प्लस Nb, where Na is the number of mole of A and Nb is the number of mole of B. Similarly, we can calculate the mole fraction of B is like Xb is equal to number of mole of B, it means Nb, बटा number of mole of A and B both. So Na plus Nb. It means mole fraction of B is Xb is equal to Na bata Nb, Na plus Nb, where Na is number of mole of solute and Nb is number of mole of solvent. Now what happens if a solution consists 3 or more than 3 different phases और solute, सपोज कि वो 2 या 2 से ज़्यादा अगर सॉल्यूट कंसिस्ट कर रहा है तो वैसे केस में A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू सॉल्यूशन। एंड A के लिए हमारा वही Na होगा नंबर ऑफ मोल, B के लिए Nb होगा नंबर ऑफ मोल एंड C के लिए होगा Nc। और जो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म्ड होगा उसका जो टोटल नंबर ऑफ मोल होगा वो होगा Na प्लस Nb प्लस Nc। तो वहां पर भी अगर हम A का अगर मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो सेम यही फॉर्मूला लगाना है Na बटा, अब ये Na प्लस Nb प्लस Nc हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, 3 सॉल्यूट है, 3 फेज हैं जो कि सॉल्यूशन में अवेलेबल है। यहाँ पर सिर्फ 2 था Na और Nb, लेकिन मैंने कहा कि अगर 3 हो तो क्या होगा, तो वैसे केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ A यानी Na बटा Na प्लस Nb प्लस Nc। वैसे ही अगर B का निकालेंगे तो Nb बटा Na प्लस Nb प्लस Nc। वैसे ही अगर C का मोल फ्रैक्शन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो Na प्लस Nb प्लस Nc, Nc बटा Na प्लस Nb प्लस Nc हो जाएगा हमारा। यानी हम मोल फ्रैक्शन 3 या 3 से ज़्यादा भी अगर कंस्टिट्यूएंट्स होंगे सॉल्यूशन में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है कि आप अगर XA और XB को अगर आपस में ऐड कर दो, XA प्लस XB, इट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट्स, हम ऐसा बता सकते हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज मस्ट बी इक्वल टू 1। यानी आप अगर 2 कंस्टिट्यूएंट्स अगर मिला रहे हो या 2 कंपोनेंट्स अगर हमारे हैं तो उन दोनों के मोल फ्रैक्शंस का जो सम होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। आपने अगर 3 या 3 से ज़्यादा अगर आपने यूज़ कर लिया है, लाइक A B C मिलाकर के अगर एक सॉल्यूशन बन रहा है, तो वैसे केस में तीनों के ही मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा दैट इज मस्ट बी इक्वल टू 1। यानी अगर 2 वाले हैं और 2 में से एक पता है तो दूसरा फाइंड आउट करना है, तो 1 में से XA को घटा देंगे तो निकल जाएगा, बिकॉज XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 हियर। सो अगर इन दोनों में से अगर कोई भी एक अगर कैलकुलेटेड हमारा है कि XA मुझे पता है तो XB निकाल सकते हैं 1 माइनस XA। सिमिलरली इफ हमको XB अगर पता है तो हम XA निकाल सकते हैं 1 माइनस XB, वेयर XA एंड XB आर मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B। ध्यान रखना है मोल फ्रैक्शन इट मीन्स यहाँ पे आप मोल के साथ कंसीडर कर रहे हो, यानी कंपेयर कर रहे हो, आप यहाँ पे मोल को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। तो Na जो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है और Nb जो है हमारा वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है। डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड unsaturated solutions. So saturated solutions are those in which no extra solute can be dissolved, यानी अब आप उसके अंदर और ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉल्यूट को आप डिजॉल्व नहीं कर सकते हो, तो वैसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। एंड दो सॉल्यूशन इन विच एक्स्ट्रा सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, तो देन सच सॉल्यूशंस आर टर्म्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। यानी अनसैचुरेटेड वो होंगे जिनमें कि आप एक्स्ट्रा सॉल्यूट को आप डिजॉल्व कर सकते हो, एंड सैचुरेटेड वो होंगे जिसमें कि आप एक्स्ट्रा सॉल्यूट आप डिजॉल्व नहीं कर सकते हो। जैसे आपने अगर 1 ग्लास अगर वाटर लिया एंड उसमें 1 टीस्पून आपने सॉल्ट डिजॉल्व करा तो वो डिजॉल्व हो जाएगा, 2 टीस्पून हो जाएगा, 3 टीस्पून हो जाएगा, बट तो जितना भी आप
डिसॉल्व कर रहे हैं और वो डिसॉल्व होते जा रहा है, इसका मतलब जो वो सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इट कैन डिसॉल्व एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन इट। बट आप अगर डिसॉल्व करते जाओ तो आफ्टर 10 और 12 और 13 स्पून के बाद जब आप एक्स्ट्रा सॉल्ट आप उसमें डिसॉल्व करोगे तो वो जो होगा वो बॉटम के अंदर नीचे सेडिमेंट कर जाएगा। अब और ज़्यादा वो जो मीडियम है, जो वो सॉल्वेंट है, वो और ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर पा रहा है। अब वो क्या हो रहा है कि बॉटम में जाकर के वो सारे पार्टिकल्स सेटल डाउन हो रहे हैं। देन सच सॉल्यूशंस आर टर्म्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट मींस सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होंगे कि वो अब और ज़्यादा सॉल्यूट्स को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे और वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक और होता है जिसको आप बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड, क्योंकि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं अगर आप उसके टेम्परेचर वैल्यू को थोड़ा सा हम बढ़ा दें तो वैसे केस में वो अब थोड़ा बहुत और ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर के वैल्यूज़ को बढ़ाकर अगर आप डिसॉल्व करते चले जाएँ और एक ऐसा कंडीशन आ जाए कि अब किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे आप सॉल्यूट को अगर डिसॉल्व नहीं कर सकते हो तो वैसे केस में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस फॉर्म्ड होते हैं। मींस कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को जैसे ही आप उनको थोड़ा सा ठंडा कर दो या फिर उनके प्रेशर को रिड्यूस कर दो तो वैसे केस में सॉल्यूट जो कि उसके अंदर डिसॉल्व्ड है वो सारे के सारे सेडिमेंट कर जाएंगे, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। इट मीन्स कि वो सुपर सैचुरेटेड से फिर ट्रांसफर होंगे सैचुरेटेड।